नमस्कार दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री पुनर्परीक्षा 2016 का व्याख्यात्मक हल हम लोग देखने जा रहे हैं। यह पेपर सामान्य हिंदी का है। यह पेपर दोबारा आयोजित किया गया था 2020 में। पहली बार नकल हो जाने की वजह से यह परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। आइए इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक का विलोम शब्द क्या है? तो भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही जवाब है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भौतिक का विलोम शब्द होगा। दार्शनिक का विलोम शब्द होता है अदार्शनिक, सांस्कृतिक का असांस्कृतिक, राजनीतिक का अराजनीतिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो प्राची शब्द का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो प्राची का मतलब होता है पूर्व। प्राची का मतलब पूर्व होता है, और उदीची का मतलब उत्तर होता है, प्रतीची का मतलब पश्चिम होता है, नवीन का मतलब नया होता है। ठीक है। तो इसका सबसे जो सटीक उत्तर होगा, प्राची मतलब पूर्व होता है, तो पूर्व का विलोम पश्चिम होगा, तो पश्चिम यानी प्रतीची। अगला क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि का विलोम शब्द बताने के लिए पहले समष्टि का मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक विकल्प है, पहला विशिष्ट, दूसरा है व्यष्टि, और तीसरा है अशिष्ट, चौथा है अपुष्टि। ठीक है। तो इसमें होगा विशिष्ट। विशिष्ट का विलोम शब्द होता है सामान्य। ठीक है। विशिष्ट का सामान्य होता है। व्यष्टि का जो विलोम होगा वो समष्टि होगा। इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हम लोग माइक्रो और माइक्रो पढ़ते हैं, तो ये वही व्यष्टि और समष्टि है। जो माइक्रो होता है वो समष्टि है, और जो माइक्रो है वो व्यष्टि है। व्यष्टि थोड़ा संकुचित होता है, और समष्टि जो होता है यह थोड़ा सा विस्तारित कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यह एक युग्म दिया है, इस युग्म में से हमको गलत युग्म को छांटना है। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये है विधि का निषेध। ये विलोम शब्द दिया है, विलोम शब्द का युग्म है। तो विधि का निषेध दिया है, आवाहन का विसर्जन है, आग्रह का विग्रह है, और अनीय का हलाहल है। इसमें से हमें सही इसमें से हमें गलत को ढूंढना है। ठीक है। विधि का निषेध ये बिल्कुल सही है। आवाहन का विसर्जन होता है विलोम, ये भी सही है। ठीक है। और अनीय का हलाहल होता है। अनीय मतलब अमृत होता है, और हलाहल मतलब विष होता है, तो ये भी सही है। अब आग्रह का विग्रह, तो ये गलत होगा। अब ये गलत क्यों है? आग्रह का क्या होता है तब फिर विग्रह नहीं होगा? दोस्तों ये अगर हम लोग पढ़ें तो झटके में यदि पढ़ें तो लगता है कि ये सही मतलब वो युग्म है, लेकिन आग्रह का विग्रह नहीं होता है। आग्रह का होता है दुराग्रह। ठीक है। विग्रह तब किसका होगा? विग्रह संधि का होता है। ठीक है। संधि का विग्रह होता है। तो इसका जो गलत युग्म है इसमें वो है विकल्प सी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म का चयन करना है। ठीक है। उसमें तो गलत ढूंढना था, और इसमें हमें क्या सही बताना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। आकीर्ण, विकीर्ण, इप्सित, अभिप्सित, और आदृत, निरादृत, और दोष और सदोष, इसमें से कौन सही है? आकीर्ण, विकीर्ण, इप्सित, अभिप्सित, आदृत, निरादृत, और दोष सदोष। आकीर्ण का विकीर्ण, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है। इप्सित का क्या होगा? अभिप्सित सही है? नहीं, अभिप्सित नहीं, बल्कि ये अनिप्सित होता है। इप्सित का अनिप्सित सही जवाब है। आदृत का क्या होगा? आदृत का निरादृत होगा? हाँ होगा। आदृत का निरादृत भी होता है, और अनादृत भी होता है। ठीक है। अनादृत, तो ये दोनों होता है। और दोष का सदोष नहीं, दोष का गुण होता है। तो ये गलत है और ये गलत है, लेकिन इसमें दो सही हो गया। तो दो सही हो गया, तब अब इसमें कौन सा आप सही लगाएंगे? ये दोनों ही सही है। आयोग ने दोनों विकल्प को सही माना है, और दोनों पे नंबर दिया था। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है।
दोस्तों ये प्रश्न देख के मुझे याद आ गया कि मैंने भी 2016 का एग्ज़ाम दिया था, पुनर्परीक्षा। तो उसमें मुझे भी समस्या थी क्योंकि मैंने किसी एक विकल्प को सही माना था। आकिड़, विकिड ये भी सही था और आदृत, निरादृत भी। तो मैंने एक को, कोई भी स्टूडेंट रहेगा तो वो एक को ही सही करेगा। तो ऐसे में इस पे मैंने भी आयोग में जा कर के चैलेंज किया था, या जो आपत्ति दर्ज की जाती है, तो आपत्ति मैंने दर्ज की थी। तो उसमें इसको जो है सही किया गया। दोस्तों आपत्ति दर्ज करने के लिए कुछ किताबें होती हैं, जैसे हरदेव बाहरी है, पीएन पांडे हैं, ये मानक किताबें मानी जाती हैं। यदि उस किताब में कोई भी प्रश्न सही है तो आयोग उसको सही मानेगा, ठीक है। तो हरदेव बाहरी की बुक में ये दोनों ही विकल्प सही थे, विकल्प ए और सी। मैंने 2016 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, ये प्रीलिम्स का। मेंस में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये प्रश्न देख के मुझे याद आ गया कि इसके लिए मैंने भी कोशिश की थी। यहाँ पे देखिए कहीं लिखा भी है, देखिए ये लिखा है, हरदेव बाहरी की पुस्तक में ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान या देदीप्यमान। कौन सा सही लग रहा है? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देदीप्यमान ये सही है। शुद्ध वर्तनी में देदीप्यमान होता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें छांटना है। तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है? कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। कौतूहल सही है, अनधिकार सही है, निरपेक्ष भी सही है। पौराणिक ये गलत है। क्या गलती है इसमें? जो अड़ की मात्रा है उस पर मात्रा जो है बड़ी की नहीं बल्कि छोटी की होती है, ठीक है। पौराणिक ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो इस पर मात्रा है वो आगे से लगेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य हमें छांटना है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। वाक्य शुद्धि वाला यह प्रश्न है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि। तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अब इसमें गलती क्या है? ये गलत है वाक्य, ठीक है। इसमें से एक ही वाक्य सही है चारों विकल्पों में से। तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में से केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अब इसमें कौन सा गलत है? एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और अपने दिमाग से इसको छांटिए, तो क्या गलती हो सकती है, और तर्क भी देना है क्यों गलत है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। देखिए इसमें संभव और सकता दोनों शब्द एक साथ सुटेबल नहीं है, ठीक है। एक ही रहे तो सही रहे, और सकता के साथ संभव नहीं लगेगा, ठीक है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। वह बिल्कुल और भी, ये दोनों जब एक साथ लग गए तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। बिल्कुल के साथ भी नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ये सही हो जाएगा। विकल्प सी क्या है? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह सही लग रहा है, ठीक है। यह सही लग रहा है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा विकल्प सही है। और चौथा में, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अब इसमें क्या गलत हो सकता है भाई? इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो केवल और यही, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए था। ये सेंटेंस कैसे सही होगा? इन दोनों में यही अंतर है, ये इस तरह से सही हो जाता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 9वां, ठीक है। ये भी वाक्य शुद्धि वाला है। इसमें से हमें एक शुद्ध वाक्य को छांटना है। 4 विकल्प दिया हुआ है, आइए हम इसे देखते हैं। प्रश्न क्या है? पहला विकल्प है, पहला विकल्प क्या है? इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। दूसरा विकल्प क्या है? इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा प्रश्न सही होना चाहिए था? बताइए तो कौन सा विकल्प इसमें सही है?
सटीक कौन सा लग रहा है? तो देखिए क्या गलती हो रही है, मैं बता दे रहा हूँ। बावजूद के साथ भी लगा है, ठीक है, यही गलती है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसमें भी बावजूद के साथ भी लगा है, हालांकि ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे लड़के भटके, लेकिन इसमें भी तो है ही, लेकिन यहाँ पे बावजूद भी लगा है और इसमें भी बावजूद भी लगा है, बावजूद के बाद भी नहीं लगाना चाहिए था। और चौथे विकल्प में क्या है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बावजूद के साथ भी नहीं लगना चाहिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी वाक्य शुद्धि वाला प्रश्न है, ठीक है, वाक्य शुद्धि वाला प्रश्न है, हम लोग इसको हल करते हैं। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तीसरा है मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। चौथा है तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अब इसमें खोजिए विकल्प ए में क्या गलती है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, कोई गलती लग रही है? पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। चलिए दूसरे में देखते हैं, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। अब देखिए वर्तमान भी है और मौजूदा हो गया, मौजूदा भी है, दोनों होना चाहिए साथ में, अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये गलत है, ठीक है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ। अब इसमें आप लोग गलती निकालिए, ठीक है। तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। इसमें क्या गलती हो सकती है, बताइए कौन सा इसमें गलत होगा? देखिए इसमें जो है देश की मौजूदा हालात ठीक नहीं है, केवल यही स्टेटमेंट गलत है, हमने पहले बता दिया है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। आइए चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या हो सकता है? परंपरा से चली आ रही बात के लिए, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो वो विकल्प है प्रतिश्रुति, ब्याज श्रुति, अनुलोम अनुश्रुति। देखिए कहीं कहीं हमें पढ़ने के लिए मिलता है, जब हम लोग वो मिथिकल कहानियाँ पढ़ते हैं, तो उसमें जो है पता चलता है ना कि लिखा हुआ मिलता है, अनुश्रुतियों से पता चलता है, मतलब परंपरा से चली आ रही बात से पता चलता है, कोई ऐसा लिखित साक्ष्य कहीं नहीं है, ठीक है। तो वही होता है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए जो प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है वो है अनुश्रुति, ठीक है, अनुश्रुतियों से। अब चलिए नेक्स्ट, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो को क्या कहा जाएगा बताइए? तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। इसमें से कौन सा सही होगा? अकिंचन ये शब्द सही है, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेद, स्वेद जानते हैं क्या होता है? स्वेद मतलब पसीना होता है, तो जो जिससे उत्पन्न होता है तो उसके आगे ज लगा देते हैं तो वो हो जाता है। जैसे स्वेद है तो पसीने से उत्पन्न होता है तो स्वेदज हो गया, जो जल में उत्पन्न होता है तो जलज हो गया, जैसे कमल को जलज कहते हैं। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो है स्वेदज सही हो जाएगा। अंडा से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं, पिंड से जन्म लेने वाले को पिंडज कहते हैं, उभय से जन्म लेने वाले को उभयज कहते हैं। तो ये ऐसे है, ठीक है, तो स्वेदज हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है अपरिणित शब्द। अपरिणित शब्द, अपरिणित शब्द, अपरिणित शब्द का पहले तो मतलब पता चलना चाहिए, हालांकि मतलब पता चल जाएगा तो आप इसका जवाब दे ही देंगे, ठीक है। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा सही? अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है? तो अपरिणित मतलब जिसका परिणाम न निकलता हो, क्या ये सही है? दूसरा विकल्प है जिसका विवाह न हुआ हो, सही है। जिसका विवाह हो चुका हो, क्या सही है? जो देखने में प्रीतिकर न हो,
इसमें से कौन सा सही होगा? एक ही विकल्प सही है जिसका परिणाम न निकलता हो। तो अपरिणित कहा जाए उसे? नहीं। जिसका विवाह न हुआ हो उसको कहते हैं अपरिणित। जिसे कार्ड पर लिखा होता है, विवाह वाले कार्ड पे परिणय, ठीक है, तो परिणय मतलब विवाह होता है, परिणित मतलब विवाहित होता है, अपरिणित मतलब अविवाहित होता है, परिणीता मतलब विवाहिता होता है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का मतलब निकाल के हम लोग ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं आसानी से। जितना हमें मतलब पता रहेगा शब्दों का उतना हमें आसानी होगी इन सब चीज़ों का जवाब देने में। चलिए अगला हम लोग शब्द देखते हैं, अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसमें दुर्निवार, किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, किसके लिए? ठीक है, तो जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ठीक है, तो इसमें से एक ही ऐसा शब्द है जो तत्सम है, बाकी तीन इसमें तद्भव है। तो कौन सा शब्द तत्सम होगा बताइए? तो दही, जीर्ण, गयंद और गाहक, ठीक है, इसमें से हमें तत्सम बताना है। तो तत्सम देखिए, दही का तत्सम होता है दधी, ठीक है, और गयंद का तत्सम गयंदू होता है। जीर्ण तत्सम शब्द है, ठीक है, जीर्ण तत्सम शब्द है। बाकी जो है दही का दधी होता है, गयंद का अभी बताया हूँ, गाहक का ग्राहक होता है। तो जीर्ण यह तत्सम शब्द है। अगला ये देखते हैं हम लोग, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप बताना है हमें, ठीक है, अगहन का तत्सम रूप हमें बताना है। तो अगहन का तत्सम रूप हो जाएगा, क्या होगा? अग्रहायण, अगहण, आग्रहण, आग्रासन। कौन सा सही होगा? अग्रहायण, अगहण, आग्रहण, अग्रासण, बताइए तो। अगहन का तत्सम रूप होता है अग्रहायण, मतलब विकल्प ए सही है, ठीक है, अगहन का तत्सम रूप होगा अग्रहायण। हम लोग अगहन, पूस, माघ ऐसे बोलते हैं, तो वो तद्भव शब्द है। आइए अगला प्रश्न, 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, ठीक है, तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? मतलब तीन तत्सम है, एक तद्भव शब्द कोई है, तो तद्भव कौन सा आएगा? चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चत्वारी, बताइए तो। इसमें से जो 14 है ये तद्भव है, इसका तत्सम चतुर्दश हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थ मतलब चौथा, ये चत्वारी है, तो ये भी तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 18 देख लिए हैं प्रश्न को हमने हल कर लिया है, 19वां हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए उसमें था हो गया अभ्यांतर, अभ्यांतर का तत्सम शब्द हमें बताना है। अभ्यांतर का तत्सम शब्द अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। इसका जो तत्सम शब्द होगा अंदर, भीतर, बाहर, गहरा, तो इसमें से भीतर होगा, ठीक है, भीतर मतलब अभ्यांतर होता है। चलिए अगला देखते हैं, करपट का तद्भव रूप है, करपट का तद्भव रूप है कपाट, कारपेट, कपूर, कपड़ा, बताइए तो। करपट का तद्भव रूप होगा, क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। करपट का तद्भव कपड़ा है, ठीक है, करपट का तद्भव कपड़ा है और कपूर का तद्भव कर्पूर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत, बहुत शब्द से क्या पता चलता है? निश्चित, किसी चीज के निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है,
नहीं, निश्चित नहीं है। निश्चित होता तो लिखा होता है वह 4 रोटी खाता है, 5 रोटी खाता है, और आधा किलो भात खाता है, 1 कटोरी दाल खाता है, तो ऐसे पता चलता है कि वह मतलब निश्चित हो जाता है कि वो कितना खाता है। अब ऐसे तो पता नहीं चलता है, बहुत खाने का मतलब 10 रोटी खाता है कि 20 रोटी खाता है कि 200-400 रोटी खाता है, ठीक है? तो ऐसे में निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित नहीं हो पा रहा है तो मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है? वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला चलते हैं ना, 22वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन है, 22वें क्वेश्चन में भी विशेषण का चयन करना है हमें। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से हमें सही विशेषण को बताना है। क्या है इसमें दिया है कि गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, एक वाक्य है इसमें से, ठीक है? चारों में से कौन सा वाक्य है जिसमें गुणवाचक विशेषण का चयन किया गया है? तो आइए देखते हैं। विकल्प है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा हो सकता है? आइए देखते हैं। विकल्प ए में क्या लिखा गया है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। देखिए, बालक संज्ञा है, ठीक है? बालक संज्ञा है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इसके गुणों के बारे में नटखट शब्द बता रहा है, ठीक है? मतलब गुणवाचक विशेषण क्या है? नटखट है। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ये सही होगा ऑप्शन, ठीक है? आइए अगले में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न होगा 23वां। सतीश चंचल बालक है। सतीश क्या है? चंचल बालक है। तो सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल शब्द क्या है? विधेय विशेषण है? नहीं। अगला विकल्प क्या है? गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, प्रविशेषण? बताइए तो कौन सा होगा तीनों में से? विधेय विशेषण तो नहीं है, तो इसमें से तीनों में से क्या होगा? यह चंचल शब्द, चंचल क्या है? एक गुण है किसी व्यक्ति के, तो यह गुणवाचक विशेषण होगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 क्या है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक क्या है? यह विशेषण है किस मूल शब्द से बना है? दोस्तों, ये भी एक ऐसा प्रश्न था जो विवादित था, ठीक है? आइए देख लेते हैं पहले इसको। तो इसका विकल्प है मान, मानस, मनस और मनीष। अब मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मान, मानस, मनस, मनीष, ठीक है? तो इसमें विकल्प बी और सी दोनों ही सही थे, ठीक है? दोनों शब्द सही थे, ठीक है? तो आयोग ने ये भी प्रश्न ठीक से सेट नहीं किया था, तो इस पर भी आयोग को आपत्ति दी गई थी। आयोग ने फिर दोबारा दोनों ही विकल्पों को सही मान करके परिणाम जारी किया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? बताइए तुम। चरित्र, चित्रण, चरित्रता, और अगला है चारुत्व, ठीक है? चरित्र विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? विकल्प है चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। तो चारित्रिक का जो सही उत्तर है, जो मूल शब्द है, वो है चरित्र, ठीक है? चरित्र विकल्प बिल्कुल सही है। चरित्र से ही चारित्रिक बना है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकल्प है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय, ठीक है? तो मीमांसा का क्या है? मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द होगा समालोचन। समालोचना करना या आलोचना करना, यही होता है, इसका मतलब होता है मीमांसा करना, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां के बाद 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन क्या है?
बिजली का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बिजली का पर्यायवाची तो आपको पता ही होगा, ठीक है, आसान सा प्रश्न है ये। बिजली का पर्यायवाची में चमक, सौदामिनी, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सौदामिनी, सौदामिनी होता है, चपला होता है, चंचला होता है, ये बिजली का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। पर्यायवाची नहीं है, ये देखिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, यही गलती होती है कई बार एग्जामिनेशन में, ठीक है। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो रमा, इंदिरा, कमला और भारती। देखिए भारती जो है ये सरस्वती का है, ठीक है। बाकी रमा है, इंदिरा है, कमला है, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। 29वां प्रश्न में है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कपड़ा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा? देखिए कौन सा विकल्प है? वस्त्र कपड़ा का पर्यायवाची तो होगा ही, पट, वासन और वासन। देखिए वासन नहीं होगा, बाकी इसमें ये तीनों विकल्प सही है। वसन, पट, वस्त्र, चीर, ये सब कपड़ा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो पयोधर, पय मतलब पानी, पानी को जो धारण करता है वो पयोधर है, तो मतलब मेघ के लिए सही है। जलधर, जल को धारण करने वाला मेघ है, सही है। वारिधर, वारी को धारण करने वाला वारिधर मतलब मेघ, सही है। दामोदर, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। दामोदर जो है ये कृष्ण का पर्यायवाची होता है, यही गलत विकल्प है, ठीक है। कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो दामोदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका होगा अनास्था, अनेकता, तिरोभाव, अनावृष्टि में सही विकल्प होगा तिरोभूत। आविर्भाव का सही विलोम शब्द है तिरोभूत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला मतलब 32वां क्वेश्चन। तो छड़ी का सही विलोम शब्द क्या होगा? छड़ी का सही विलोम शब्द क्या होगा? छड़ी का सही विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प है अल्प, शाश्वत, क्षर और विमुख। बताइए। अल्प, शाश्वत और क्षर और विमुख, इसमें से छड़ी का विलोम शब्द होगा शाश्वत। अगला प्रश्न है अग्रज का विलोम शब्द हमें बताना है। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है, जानते ही हैं, ठीक है। विकल्प में दिया है अक्षत, अतुल, अनुज, अटल, तो विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ये स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। विलोम शब्दों में कौन सा गलत है? तो विकल्प ए है मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर। अब बताइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है? इसमें मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर, तो इसमें सही हो जाएगा, मतलब जो गलत है वो है डी, विकल्प डी, अनुचर का परिचर, ठीक है। अनुचर का परिचर नहीं होता है, बल्कि जो है अनुचर का होता है स्वामी, ठीक है। अनुचर का स्वामी होता है। आइए अगला विकल्प देखते हैं हम लोग। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है? अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन्न, सुख का दुख। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होगा, अन्य विलोम युग्म सही है, ठीक है। आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है, आच्छादित का, देखिए यहाँ पे अमित का परिमित हो जाएगा, सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा, आच्छादित का परिच्छन्न न होकर के क्या हो जाएगा? अनाच्छादित होता है, ठीक है। सुख का दुख हो जाएगा, ये भी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 36वां। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? विकल्प क्या है? चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, विरहिणी, विरहड़ी। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? चिन्ह तो गलत है, वो चिन्ह वैसे नहीं लिखा जाता, ची आधा ह फिर न होता है, ठीक है। अनुग्रहित, इसमें से एक कोई शुद्ध है बताना है, ठीक है। अनुग्रहित क्या सही है?
विरहड़ी सही है, नहीं विरहिड़ी होता है, ठीक है। अनुग्रहित सही है, विवर्त सही है, बताइए इसमें से। चिन्ह पहला गलत है और डी चौथा गलत है। अब बी और सी में बताइए कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें इसका उत्तर क्या होगा। विरहड़ी का विरहिड़ी होता है, अनुगृहित होता है, ठीक है। इसका होगा सही वर्तनी की दृष्टि से अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है। तो विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, विवर्त, यह जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। आइए 37वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 37वां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योतसना, ज्योत्सना। बताइए तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा इसमें सही है? तो ज्योत्सना, ज्योत्सना विकल्प डी बिल्कुल सही है, ठीक है। आधा त होता है, आधा स होता है। जैसे एक शब्द होता है उज्ज्वल, ये भी बार बार पूछता है, ठीक है। तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। इसमें भी कई बार फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है। आधा ज फिर बड़ा पूरा ज फिर व ल ऐसे लिख देगा तो वो सही नहीं होता है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। तो वैसे ही ज्योत्सना भी ऐसे ही लिखा जाएगा। चलिए 37वां हो गया। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? एक इसमें अशुद्ध है जिसकी वर्तनी गलत है, बाकी शब्द सही है। तो देखिए कोमलांगी, उत्कर्षता, सम्मिलित, अनुगृहित। अनुगृहित तो ये सही है, सम्मिलित भी सही है, कोमलांगी, उत्कर्षता, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है गलत होगा? तो कोमलांगी ये सही है। कोमलांगी को कई बार कोमलांगिनी ऐसे देता है तो वो सही नहीं होता है। कोमलांगी का मतलब होता है कोमल अंगों वाली स्त्री के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। उत्कर्षता जो होता है, उत्कर्षता नहीं लिखा जाता, उत्कर्षता शब्द ही गलत है, उत्कर्ष होता है, ठीक है, उत्कर्ष होता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह क्या है? ये बताना है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य क्या हो सकता है? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। बताइए अब इसमें से कौन सा सही हो सकता है? इसमें से जो है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि हिंदी के अनेक पुस्तकें पढ़े, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बाकी तीनों गलत हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अब 40वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 40वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपर्युक्त कथन असत्य है। इसमें से एक अशुद्ध है, उसी को हमें छांटना है, ठीक है। तो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ये तो सही लग रहा है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह भी सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह भी सही। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। अब ये दोनों सही हो गए तो ये
तीसरा कथन इसमें गलत हो सकता है। तो गलती कहाँ पे है हमें ये ढूंढना है। उसके घर के पास ये देखिए एक मिठाई की दुकान है, यही गलत है। एक यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ होना चाहिए। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, न कि एक मिठाई की दुकान। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। एक मिठाई की दुकान नहीं, मिठाई की एक दुकान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 41वां प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं है। जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है, जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं जन्मा है। तो विकल्प है अजय, शत्रुजयी, अजात शत्रु, शत्रुविहीन। इसमें सही जवाब होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु उसको कहते हैं जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं है। अजय किसको कहते हैं? जिसको कभी जीता न जा सके। शत्रुजयी जो शत्रु पर विजय करता है उसको शत्रुजयी कहते हैं। शत्रुविहीन मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है उसको शत्रुविहीन कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इसको याद कर लिया जाता है तो वो याद हो जाता है। अगला 42वां प्रश्न है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। खोज करने वाले को क्या कहते हैं? विकल्प है अन्वेषक, अनुपम, अन्विति, निवेशक। देखिए अनुपम जिसकी उपमा कोई न हो उसको अनुपम कहते हैं। अन्विति मतलब अन्वय करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अन्विति कहते हैं। निवेशक किसको कहते हैं? जो निवेश करता है उसको निवेशक कहते हैं। तो खोज करने वाले को अन्वेषक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा मतलब जिसकी गर्दन सुंदर हो, क्या कहते हैं? पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर, सुनील। इसमें से सही विकल्प है सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा मतलब गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव कहते हैं। 43वां प्रश्न है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको क्या कहते हैं? जितेंद्र, अतीन्द्रिय, ऐन्द्रिक। देखिए जितेंद्र मतलब जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं, और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, और जो इंद्रियों से संबंधित है उसको ऐन्द्रिक कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अतीन्द्रिय, मतलब जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, ठीक है। विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला है 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न में भी जो है सही युग्म का चयन करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है और उसका एक जो मतलब है वो दिया गया है। आइए देखते हैं इसको। जो स्त्री अभिनय करे उसको क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, आंखों से परे हो प्रत्यक्ष, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। इसमें कौन सा सही है हमें बताना है। तो चारों में से जो स्त्री अभिनय करे, तो स्त्री अभिनय करती है तो उसको अभिनेत्री कहा जाता है, ठीक है, ना कि अभिनेता। अभिनेता जो पुरुष अभिनेता अभिनय करता है उसको अभिनेता कहा जाता है। जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहते हैं? व्याकरणिक नहीं, वैयाकरण बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? वैयाकरण। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें गलत युग्म हमें चूज करना है। तो आंखों से जो परे हो, क्या प्रत्यक्ष? नहीं, यही गड़बड़ है। आंखों से जो परे हो, आंखों से जो परे हो ये उसको परोक्ष या अप्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। और जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। लौट कर आया हुआ ये सही है, ठीक है, ये सही है। लौट कर आया हुआ को क्या बोलते हैं? प्रत्यागत बोलते हैं, ठीक है। विकल्प डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। क्या है? कौन सा इसमें तत्सम है? उछा, उछा का तत्सम होता है उत्साह, मतलब यह तद्भव शब्द है। उजला, उज्ज्वल का उजला होता है, यह तद्भव शब्द है। उज्ज्वल इसका तत्सम है। उल्लू, उल्लू ये तद्भव है, इसका होता है उलूक, ठीक है, उलूक होता है। ओष्ठ, ओष्ठ क्या है? ओष्ठ तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो होंठ होता है या ओठ होता है, ठीक है। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? डी, विकल्प डी सही है यह, ठीक है। अगला है परिवा का तत्सम रूप कौन सा है? परिवा का तत्सम रूप क्या है? परिवा का तत्सम रूप होता है प्रतिपदा, ठीक है। बाकी सब गलत है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा संगत युग्म है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, पर्यंक, पलंग, घोटक, घड़ा।
कौन सा सही है? देखिए घोटक का घड़ा नहीं होता है बल्कि घोड़ा होता है, तो ये गलत हो गया। तत्सम तद्भव। और सक्तु का क्या होता है? सक्तु का सत्तु होता है, ठीक है, तो सत्तु का सक्तु होता है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। खरपट का खोपड़ी नहीं होता है। पलंग, पलंग पर्यंक का पलंग होता है, ये सही है, विकल्प सी सही है, पर्यंक का पलंग होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, यानी सब तत्सम है, एक तद्भव है इसमें, वो तद्भव शब्द बताना है। कौन सा तद्भव शब्द है? आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? देखिए उच्च ये तो तत्सम है, ठीक है, उच्च तत्सम है, वानर भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है बंदर। एकत्र ये भी तत्सम है, ठीक है, तो तद्भव क्या है? आंसू। आंसू का जो तत्सम होता है वो अश्रु होता है, ठीक है, अश्रु, अश्रु का तद्भव आंसू है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 49 हो गया। 50, कपित्थ का तद्भव शब्द क्या है? कैथा, ठीक है, कपित्थ का जो तद्भव होता है वो कैथा होता है, ना कि कपूर या केला या खजूर नहीं होता। खजूर का खरजूर होता है, सॉरी, कपित्थ का तद्भव। तो कपित्थ खजूर का जो तत्सम होता है खरजूर होता है, केला का कदली होता है, कपूर का कर्पूर होता है, कैथा का कपित्थ कैथा कपित्थ का तद्भव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन गुण बता रहा है भाई? इसमें से कौन गुण बता रहा है? तो पांचवा, तीन, कुछ नहीं, ये पांचवा तो ये सब क्रम और गणना ये सब बता रहा है। कुछ अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। पांचवा ये क्रमवाचक है। तीन यह गणनावाचक है। उचित यह गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, उचित यह गुण बता रहा है। आइए अगला देखते हैं। क्या हो गया? 52। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो संज्ञा से कौन नहीं बना है भाई? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। संज्ञा से कौन नहीं बना है? तो संज्ञा से कौन नहीं बना है? तो दानी, दान से बना है। सुंदर, सुंदरता से, ओह यही है, ठीक है। श्रीमान, श्री से बना है विशेषण। दान, दान से दानी बना है। चमकीला, चमक से चमकीला बना है। लेकिन सुंदर जो है यह किसी संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है, सुंदर संज्ञा से नहीं बना है। बाकी श्रीमान श्री से बना है, दानी दान से बना है, चमकीला चमक से बना है, जबकि सुंदर संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। 52 हो गया। 53 पे आइए। 53 देखते हैं हम लोग। 53वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? उत्तमावस्था, ये देखिए होता है ना, अंग्रेजी में होता है कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसी तरह से इसमें भी होता है, ठीक है, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान में 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। बताइए तो इसमें से क्या है? कौन सा सुपरलेटिव डिग्री वाला गुण है, गुणवाचक विशेषण है, मतलब उत्तमावस्था वाला गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग है। तो ये है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इसमें कौन सा है उत्तमावस्था? तो सबसे होशियार, सबसे, सबसे मतलब सबसे, ये उत्तम, उत्तम चीज को प्रेजेंट, मतलब वो व्यक्त कर रहा है। तो सबसे होशियार यह उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण है। तो विकल्प ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सौर, सूर्य से उपयुक्त में से किसी में से नहीं, तो इसका सही विकल्प होगा सूर्य। सूर्य से सौर बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए तो। आग, आग्नेय, अगिन। कौन सा? आग, आग तो संज्ञा है भाई। अगिन, अगिन ये शब्द ठीक नहीं है। आग्नेय, आग्नेय जो है यह एक विशेषण है, मतलब आग से संबंधित चीजों के लिए आग्नेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आग संज्ञा है, आग्नेय विशेषण है।
56वां क्वेश्चन होगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सहकार, शून्य, प्रभा, मंडली। सहकार देखिए आम का होता है भाई, आम का सहकार होता है, ठीक है। तो आकाश का होता है शून्य, और क्या क्या होता है? गगन होता है, नभ होता है, अंबर होता है, ठीक है। और ख होता है, ख, केवल ख। ख किसका पर्यायवाची है? आकाश का। तो गगन, नभ, अंबर, ख, और भी होता है, शून्य हो गया, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। आइए अगला देखते हैं हम लोग। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? सोना का पर्यायवाची शब्द अर्क, वर्क, मणिक, कनक। अलंकार जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक दोहा हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, दोहा है या चरपाई है, पता नहीं, सारी दोहा है कि चौपाई है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार है, ऐसे है जो, तो उसमें कनक का मतलब एक होता है सोना, एक दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा, तो वही वाला है। सोना का पर्यायवाची क्या होगा? कनक होता है। सोना का और क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है? तो स्वर्ण हो सकता है, हे हो सकता है, जातरूप होता है, ऐसे होता है, ठीक है। हिरण्य है, कंचन है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो 57 हो गया। 58, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसमें पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पक्षी, जल्दी, पखवाड़ा, पखारना। पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची पखेरु भी होता है, ठीक है। 58 हो गया। 59 प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सुधाकर, सलील। देखिए इसमें सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर ये सब सही है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, मगर सलील यह पानी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सलील यह पानी का पर्यायवाची होता है, तो डी विकल्प सही होगा। मतलब कौन सा नहीं है? तो सलील नहीं है। अगला है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। जननी तो जानते ही हैं कि ये है ही, अम्बा भी है, अम्ब भी हो जाएगा, अम्बु नहीं होगा। अम्बु किसका पर्यायवाची? अम्बु पानी का पर्यायवाची होता है, इसी के पीछे ज लगा देंगे तो अम्बुज हो जाएगा, वह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। दोस्तों हमने 60 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और मेरा गला भी सूखने लगा है अब बोलते बोलते, अभी अभ्यास थोड़ा कम है। मैं इसी तरह से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे भी देता रहूँगा। आप हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।